Let's start the episode number 182. आदित्य अपनी जगह पर अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ था। उसका एक पांव हेलसिंकी के मुंह पर था, जहां से खून निकलकर अब उसके सिर के आसपास हो गया था और स्टेज पर हर जगह खून और खून ही दिख रहा था। लोग अभी भी तालियां बजा रहे थे और आदित्य को उनकी आंखों में दिख रहा था कि वो सब अब उसके टैलेंट और स्ट्रेंथ को मान गए हैं। सब लोग सोच रहे थे कि आदित्य कुछ कहेगा, लेकिन आदित्य ने किसी को भी कुछ नहीं कहा। उसने एक बार अपनी खून भरी आंखों से सुशील की तरफ देखा। वो वैसे ही 2 सेकंड और खड़ा रहा। उसके बाद कुछ न कहते हुए पलटकर वहां से जाने लगा। सबको आदित्य का ये एटीट्यूड और उसकी स्पिरिट बहुत अच्छी लगी। उनके हिसाब से आदित्य अपने काम से सबको इम्प्रेस करता था, न कि अपनी बातों से। लेकिन आदित्य के वहां से जाने की असली वजह यह थी कि उसका सिर अभी भी दुख रहा था और खून बंद नहीं हुआ था। उसे अपने कपड़ों के अंदर अपना खून बहते हुए महसूस हो रहा था और वो जल्दी से उसे पोंछना चाहता था। इसलिए वो जल्दी से वहां से बाहर हो गया और फिर सब लोग हेलसिंकी की तरफ देखने लगे, जो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। आदित्य को वहां से जाता हुआ देख मृणाली और वजीर वहां से निकल गए। सब लोग अभी भी तालियां बजा रहे थे और हूटिंग कर रहे थे, लेकिन उसी बीच सुशील को उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आदित्य इतनी फाइट लड़ने के बाद भी सिर्फ एक ही पंच में जीत जाएगा, और बस उसी चीज को लेकर वो थोड़ा निराश था। उसने वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर को यहां पर बुलाया था और फिर भी वो जमीन पर पड़ा है, तो ये बात उसे रास नहीं आ रही थी। पर जीत से ज्यादा चिंता उसे पैसों की थी, जो उसे अब आदित्य को देने पड़ेंगे। वो 3 करोड़ रुपए जो लोगों ने हेलसिंकी पर लगाए थे, वो सारे के सारे अब आदित्य के हो गए हैं। उसको मन में इस बात की चिंता सताने लगी कि आदित्य इतने सारे पैसों का करेगा क्या। कहीं से अगर उसने 1 करोड़ रुपए का इंतजाम किया होगा तो अब उसके पास 3 करोड़ और हो गए हैं, जिसकी वजह से वो फाइट में और भी ज्यादा बैटिंग कर सकता है। सुशील यही बात सोच रहा था कि तभी बख्शी सर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुशील का ध्यान टूटा और वो उनकी तरफ पलटा। वो बहुत ही आराम से बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। सुशील ये देखकर थोड़ा हैरान था, और इससे पहले कि वो कुछ कहता या पूछता, बख्शी सर ने कहा, सुशील अब ज्यादा बातें मत सोचो, जो होना था वो हो गया है। अब खड़े होकर अगली फाइट का अनाउंसमेंट करो और सबको ये बताओ कि जिन्होंने भी आदित्य पर पैसे लगाए थे, वो पैसे सेफली उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सुशील ने इतना सुनकर एक बार अपने पापा को गुस्से से देखा, लेकिन तब तक बख्शी सर अपनी नजरें घुमा चुके थे। फिर सुशील ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और एक गहरी सांस छोड़ते हुए वो खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही दोनों कैमरास उसकी तरफ हो गए और स्क्रीन पर सिर्फ वही दिखने लगा। स्क्रीन पर उसे देखकर सब लोग समझ गए कि वो कुछ कहने वाला है, और धीरे धीरे करके आवाजें कम होने लगी। फिर जब आवाजें बिल्कुल कम हो गईं, तब सुशील ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, आई होप कि आपका खूब एंटरटेनमेंट हुआ होगा। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर चीजें कितनी अनएक्सपेक्टेड हैं। कहीं कोई जीत रहा होता है तो लास्ट में कोई और जीत जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी स्टेज पर हेलसिंकी की डेड बॉडी पड़ी है और हमारे एलीट फाइटर आदित्य यहां से जा चुके हैं। एंड आई कैन गारंटी कि आगे भी ऐसा ही होगा। अगली फाइट 20 मिनट बाद शुरू होगी। आप तब तक इंतजार कीजिए, और जिन्होंने भी आदित्य पर पैसे लगाए थे, उनके अकाउंट में पैसे प्रॉफिट के साथ डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो भी लॉस दूसरों को हुआ है उसके लिए वी आर वेरी सॉरी। मैं चाहता हूं कि आप पेशेंस बना करके रखें और अगली बार सही समझकर चूज करें कि कौन सा विनर आपके लिए सही होगा। थैंक यू। इतना कहकर सुशील नीचे बैठ गया और फिर उसने अपने साइड में से एक वॉकी टॉकी निकालकर उस पर बाहर खड़े गार्ड्स को थोड़ा गुस्से में कहा, हेलसिंकी की बॉडी को यहां से उठा लो, पैसा बर्बाद हो गया मेरा। उसने वॉकी टॉकी वापस उसकी जगह पर रख दिया और 2 सेकंड बाद ही वहां पर 4 बॉडीगार्ड अंदर आए। फिर उन्होंने हेलसिंकी को खींचा और वहां से ले गए। उसके बाद 2 बॉडीगार्ड्स वापस आए, जिन्होंने आदित्य और हेलसिंकी के खून को स्टेज से साफ कर दिया। सब लोग इस चीज को देख रहे थे और अगली फाइट के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। स्टैंड में बैठे हुए सब लोग बस इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब दूसरी फाइट शुरू हो।
वहीं बख्शी सर को अभी भी दिख रहा था कि सुशील बहुत गुस्से में बैठा है और उन्हें चिंता हुई कि वो अपना आपा खो देगा। इसी बात को सोचकर उन्होंने उससे कहा, सुशील, तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता थी कि आदित्य एटलीस्ट कुछ फाइट्स तो जीतेगा ही, तभी तो तुमने 20 फाइट्स ऑर्गेनाइज की हैं। अगर वो पहली ही बार में हार जाता तो क्या फिर हम आगे कुछ कर पाते? और इतने सारे लोग जो यहाँ पर आकर बैठे हैं, वो एक फाइट को देखकर तो घर जाने वाले नहीं थे, तब तुम क्या करते? इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो कि जो हो गया उसे भूल जाओ और बीच में कुछ भी करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा काम बस प्लेयर्स को चूज करना है और आदित्य का लड़ना। अब अगर उसमें वो जीते तो 4-5 फाइट से लोगों का एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, ताकि वो यहां पर बने रहे और हमें पैसा भी मिलता रहे। इसीलिए तुम अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखो। बख्शी सर की बात सुनकर सुशील ने उनकी तरफ देखा और उसे समझ में आ गया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर वो पहली ही फाइट में आदित्य को मरता हुआ देख लेता तो इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का कुछ मतलब नहीं निकलता और सारे लोग भी बोर हो जाते। लेकिन उसके मन में गुस्सा इस बात का नहीं था कि आदित्य फाइट जीत गया, बल्कि कुछ और का था। उसने अपने मन में वही बात घुमाते हुए कही, पापा, मुझे भी गुस्सा इस बात का नहीं है कि आदित्य फाइट जीत गया। मुझे उसकी कैपेसिटी का पता है और ये तो मैं भी एक्सपेक्ट करता था कि वो पहली फाइट तो जीत ही जाएगा। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है जो टर्न ऑफ इवेंट्स वो हर बार करता है। उसकी हर फाइट में एक पॉइंट आता है जब वो बिल्कुल ही लो हो जाता है और सबको लगता है कि वो हार गया, और फिर पता नहीं वो कहां से खड़ा हो जाता है और लड़ना शुरू कर देता है। आपने उसका हाथ चमकता हुआ देखा था ना, वो कहां से आया? क्या आदित्य कोई मैजिक यूज कर रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर ये फाइट कराने से तो कुछ मतलब ही नहीं है। अगर आदित्य ऐसे ही बीच बीच में कमजोर पड़कर वापस स्ट्रांग होता रहा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऐसे में उसे तो कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और 20 फाइट्स में से एक भी नहीं हारेगा। आसपास जितने भी लोगों ने सुशील की इस बात को सुना, वो सब उसकी इस बात को सुनकर हैरान थे और इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे कि सुशील सही कह रहा है। वो अभी भी कंफ्यूज होकर बख्शी सर की तरफ देख रहा था, जो अपने दिमाग में कुछ सोच रहे थे। लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही अनुराग ने पीछे से कहा, सुशील, मैंने तो तुम्हें पहले इस बात की वार्निंग दी थी कि आदित्य ऐसा कर सकता है। वो हर बार गिरकर फिर से स्ट्रांग हो जाता है और फिर ऐसे लड़ना शुरू कर देता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये मैंने और निखिल ने उस दिन होटल वाली फाइट में भी देखा था और उसके साथ शेल वाली फाइट में तो तुमने खुद इस चीज को नोटिस किया था। हमें भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन अब वो ऐसा ही है। इस चीज की वजह से ही मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था कि फाइट का आइडिया छोड़कर उसकी गर्दन काटने के आइडिया पर फोकस करते हैं। हम उसे मजबूर कर देते हैं कि अमित को छुड़वाने के लिए उसे सुसाइड करना ही पड़ेगा। तब वो कहां जाता हम देखते। तुमने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी है सुशील। अनुराग की इस बात को सुनने के बाद सुशील उसकी तरफ पलटा। उसे उसके चेहरे पर ऐसा रिएक्शन दिख गया जैसे कि अनुराग इस डिसीजन को बहुत रिग्रेट कर रहा है। उसके बाद सुशील ने गौतम और निखिल को भी देखा, जिनके चेहरे पर भी यही रिएक्शन था कि वो अनुराग के साथ हैं। सुशील को फील होने लगा कि जैसे उसने गलत डिसीजन ले लिया है और उसे अब इस चीज की भरपाई किसी और तरीके से करनी पड़ेगी। वो भी थोड़ा गिल्ट में समा रहा था कि तभी बख्शी सर ने उससे कहा, सुशील, जो तुमने कहा और जो अनुराग ने कहा, उस बात से मैं अच्छे से एग्री करता हूं कि आदित्य अचानक से खड़ा हो जाता है और लड़ने लग जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में ट्रेनिंग दी है और कई लोग उनमें से इस कैटेगरी में भी आते हैं कि वो एक पॉइंट पर लो फील करते हैं और फिर अचानक से उनकी बॉडी में एड्रेनालाइन रिलीज होता है और वो फिर से वैसे ही खड़े होकर लड़ने लग जाते हैं जैसे कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं हो। पर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि ऐसे लोगों का एक लोएस्ट या फिर वीक पॉइंट भी होता है। और वो क्या पापा? सुशील ने एकदम से पूछा। आसपास बैठे सभी लोग बख्शी सर की इस बात पर ध्यान दे रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि बख्शी सर क्या बताएंगे। तब उन्होंने अपनी नजरें सुशील से हटाकर सामने के स्टेज की तरफ कर ली। एलईडी स्क्रीन पर अब आदित्य और हेलसिंकी की फाइट के हाइलाइट्स डिस्प्ले हो रहे थे। उसमें फाइनल मोमेंट आ ही रहा था कि जिस तरह आदित्य हवा में उड़ा और उसने एक ही पंच में हेलसिंकी को नीचे गिरा दिया, तब बख्शी सर ने उसे देखकर आगे कहा, आदित्य का सबसे वीकेस्ट पॉइंट यह है
कि जिस एनर्जी पर वो अपनी सारी लाइट फोकस करता है और जहां से उसे लड़ने की पावर मिलती है, वो धीरे धीरे ड्रेन आउट होती जाती है। तुमने नोटिस किया हो कि जब भी कोई बड़ी फाइट होती है, उसके बाद आदित्य थोड़ा रेस्ट लेता है और फिर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, जैसा कि उसने उस दिन साय को भगाने के बाद भी किया था। यहीं से मुझे पता चला है कि अगर आदित्य को अपनी एनर्जी रीस्टोर करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा और वो लगातार 4 या 5 फाइट करता रहेगा, तो किसी एक फाइट में उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट हो जाएगी और तब उसकी बॉडी एड्रेनालाइन रिलीज नहीं कर पाएगी। इसका मतलब यही होगा कि अगर वो नीचे गिरा तो शायद वापस अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा और फिर तो उसे हारना ही पड़ेगा। वो अभी भी यहां से जल्दी चला गया क्योंकि उसे थोड़ा सा रेस्ट करना था, और जब वो वापस आएगा तब वो तुम्हें थोड़ा जोश में लेकिन थोड़ा ड्रेन्ड आउट भी दिखेगा, और यही हमारे जीतने का चांस बन पाएगा। बख्शी सर की इस बात को सुनकर सुशील के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो फिर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। Thanks for hearing.